Sachin Pilot has been sacked as the Deputy Chief Minister of Rajasthan as well as the State Party Chief, पर कांग्रेस के इस फैसले पर सवाल काफी उठ रहे हैं. Now the sacking of Pilot comes at a time जब अशोक गहलोत की सरकार is already walking on a very tight rope when it comes to majority. अब कल की अगर मीटिंग की बात करें तो अशोक गहलोत और रणदीप सुरजेवाला और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने ये दावा तो कर दिया कि उनके पास 107 से 109 एमएलएस का सपोर्ट है. कल रात को रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि उनके पास 109 एमएलए की सपोर्ट लेटर्स तक हैं, पर अगर बाकी कुछ एमएलए के बयान और डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे तो भारतीय ट्राइबल पार्टी जो कांग्रेस की एलाय है राजस्थान में, उसके हाई कमांड ने अपने 2 एमएलए को ऑलरेडी एक व्हिप जारी कर दिया है कि आप अगर सपोर्ट करने की बात आती है तो ना आप सचिन पायलट को सपोर्ट करेंगे, ना अशोक गहलोत को सपोर्ट करेंगे, ना ही भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे. काफी रिपोर्ट्स आ रही हैं नाराजगी की जहां तक सचिन पायलट की सैकिंग की बात आती है. जो सचिन पायलट का फैक्शन है जिसको एक पैसिफाई करने की जरूरत थी, एक अशोक गहलोत के खेमे के कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत थी, क्या वो चीज काफी हद तक नलिफाई हो चुकी है सचिन पायलट की सैकिंग के बाद, जहां अशोक गहलोत को एक सख्त सपोर्ट की जरूरत है पार्टी काडर से. अब सवाल कई खड़े हो चुके हैं सचिन पायलट की सैकिंग के बाद. क्या सचिन पायलट अपनी पार्टी फ्लोट करेंगे? क्या सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे? क्या सचिन पायलट कांग्रेस से इस्तीफा देंगे या नहीं? क्योंकि अभी तक उनकी सैकिंग पार्टी से नहीं हुई है, राजस्थान की पोजीशन से हुई है और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोजीशन से हुई है. सवाल कई खड़े होते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदित्य मेनन. आदित्य, the political crisis in Rajasthan only seems to be deepening. How is it that the Gehlot government is planning to stay afloat amid all of this? क्योंकि अगर सचिन पायलट के सैकिंग के मूव की बात करें, कल तक सवाल ये खड़े हो रहे थे कि सचिन पायलट के साथ आगे क्या किया जाएगा. उनको अप्रोच किया जा रहा था पार्टी हाई कमांड की तरफ से. रणदीप सुरजेवाला ने कल ये भी कहा है कि दरवाजे खुले हैं. रात की मीटिंग के बयान के बाद सुरजेवाला का ये बयान आया था कि पार्टी फोरम पर वो अपने इश्यूज रेज करें. सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही उनके साथ बात करने को तैयार है, वो आगे आकर बात करें. लेकिन आज सुबह जब दूसरी मीटिंग में बुलाने के बावजूद सचिन पायलट और उनके समर्थक मीटिंग में नहीं मौजूद थे, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला की तरफ से बयान आया कि उन्हें हटा दिया गया है दोनों ही पोजीशन से. अब ऐसे में चलते हुए अशोक गहलोत की सरकार किस तरह से अफ्लोट रह पाएगी, कंसिडरिंग द सपोर्ट दैट दे वर लुकिंग फॉर फ्रॉम द सचिन पायलट cadre as well? Now they have completely ended up alienating them of sorts. आई थिंक ये जो अशोक गहलोत और उनके समर्थकों ने ये फैसला लिया है सचिन पायलट को बतौर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर और बतौर कैबिनेट मिनिस्टर और बतौर प्रदेश कांग्रेस चीफ हटाए जाने का, ये इसी कॉन्फिडेंस के बिना पर लिया है कि इनके पास नंबर्स मौजूद हैं और जो इनके 102 एमएलएस का इन्हें के सिग्नेचर वहां पर थे, तो इससे ये तो जाहिर हो रहा है कि नंबर शायद अशोक गहलोत के पास फिलहाल हैं. उनमें अगर आप कुछ इंडिपेंडेंट्स भी ऐड कर दें तो कॉन्फिडेंटली वो हाफ वे मार्क के ऊपर हैं फिलहाल के लिए. लेकिन जैसा हमने मध्य प्रदेश में देखा कि जैसे ही क्राइसिस कंटिन्यू होता गया और विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे में जाते गए और इवेंचुअली सरकार वहां पर गिर गई. राजस्थान में हालांकि अशोक गहलोत के पास एक बफर है, क्योंकि एमपी में जहां बीजेपी और कांग्रेस में मुश्किल से 4-5 सीटों का फर्क था, राजस्थान में फर्क पूरी 25 से 30 सीटों का है. यानी 72 पे बीजेपी है और 99 पे कांग्रेस थी इलेक्शन के वक्त. और अब कांग्रेस के नंबर्स और ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि कुछ इंडिपेंडेंट्स और बीएसपी के विधायक कांग्रेस से जुड़ गए. तो कांग्रेस के पास एक 30 सीट का बफर है. तो सचिन पायलट को 30 सीटें खींचनी पड़ेंगी, 30 एमएलए खींचने पड़ेंगे पूरी तरह से सरकार को गिरवाने के लिए, जो शायद फिलहाल सचिन पायलट के तरफ नहीं है. अशोक गहलोत को इस बात का कॉन्फिडेंस था. अशोक गहलोत को इवेंचुअली शायद वो हाई कमांड को भी अपने मत की तरफ लाने में कामयाब हुए कि मैं सचिन पायलट के खिलाफ ये एक्शन लेना चाहता हूँ. इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी है तो अब हम ये एक्शन लेंगे इनके खिलाफ. तो अब जो कि एक्शन ले लिया गया है, मुझे लगता नहीं है कि अब सुलह के लिए कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश बचती है. अब ये
अब बस बॉल जो है वो सचिन पायलट के कोर्ट में है, उनको फैसला करना है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, वो अपनी पार्टी बनाएंगे, या वो कांग्रेस के अंदर ही रहेंगे और एक एक रिबेल विद इन दी पार्टी की हैसियत से रहेंगे। अब आगे क्या होने की संभावना है आदित्य? कुछ ही देर में अशोक गहलोत के घर पर मीटिंग एक और एमएलएस की होने की जानकारी हमारे पास है। तो इस मीटिंग के चलते आपको क्या लगता है, क्या फैसले लिए जाएंगे? क्योंकि आज सुबह की मीटिंग की अगर हम बात करें तो ये फैसला लिया गया था उस मीटिंग में कि कार्यवाही की जाए सचिन पायलट के खिलाफ इस बगावत के लिए। लेकिन क्या अशोक गहलोत की सरकार ये आंकड़ों के हिसाब से ही नहीं, एक मॉरल ग्राउंड के हिसाब से भी क्या अफोर्ड कर सकती है? क्योंकि जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि गहलोत की सरकार की तरफ से कई लोगों का नजरिया है कि सचिन पायलट पर अन्याय हुए हैं, उनकी बातें सुनी नहीं गई हैं, उनको जिन चीजों के लिए क्रेडिट मिलना चाहिए था उन चीजों का क्रेडिट मिला नहीं है, और तब जाकर इतने हद तक की बगावत सचिन पायलट कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद सचिन पायलट के लिए, अपने लिए, ये कितना बेनिफिशियल होगा उनके पॉलिटिकल करियर के चलते हुए? क्योंकि अगर एक इंडिपेंडेंट पार्टी फ्लोट करने की बात करें तो वो पार्टी एक किंग मेकर बनकर रह जाएगी, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टियां रीजनल पार्टीज होने के बावजूद साबित होती हैं राजस्थान जैसे प्रदेश में। अगर भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन करते हैं तो उनकी एक पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का क्या होगा? क्योंकि सचिन पायलट जैसे नेता, जो ऐसे नेता है जिनका एक अस्तित्व कांग्रेस ही रहा है, तो ऐसे में सचिन पायलट के लिए क्या ये बगावत जितनी एंटिसिपेट उन्होंने की थी उससे ज्यादा बैकफायर करती हुई नजर आ रही है, या ये उनके लिए लॉन्ग रन में फायदेमंद होने वाली है? देखिए ईश्वर, अगर मान लेते हैं कि सचिन पायलट की सबसे बड़ी कामना, उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा ये थी कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब राजस्थान का मुख्यमंत्री फिलहाल वही शख्स बन सकता है जो या तो बीजेपी में जिसका सपोर्ट हो या कांग्रेस में जिसका सपोर्ट हो। कांग्रेस में कहा जाता है, अगर वो गहलोत के बाद उन्हीं का नाम लिया जा रहा था, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वो थे, उन्हें वो हैसियत ऑलरेडी मिल गई थी कि गहलोत के बाद आप ही होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें गहलोत के ये बचे हुए 4 साल, और शायद जिस तरह से राजस्थान का एक हिसाब चलता है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, तो एक और बीजेपी टर्म और फिर सचिन पायलट की बारी आ जाती, तो तकरीबन उन्हें और 8.5 साल इंतजार करना पड़ता मुख्यमंत्री बनने से पहले। तो और दूसरा ऑप्शन अब उनके पास और कोई है नहीं। बीजेपी में अगर वो जाएंगे तो बीजेपी में तो ऑलरेडी राजस्थान में एक दिग्गज नेता मौजूद है वसुंधरा राजे के रूप में, और अगर वसुंधरा राजे को भी अगर बीजेपी फैसला करती है कि साइडलाइन करने वाले हैं, तो उसके बाद गजेंद्र शेखावत ऑलरेडी बैठे हुए हैं वेटिंग लिस्ट में, तो वहां पर भी सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना लगभग नामुमकिन है। अब तीसरा ऑप्शन एक आता है, वो है जो चरण सिंह मॉडल है, देवेगौड़ा मॉडल जिसे कहा जाता है, कि सचिन पायलट कोई 10-15 एमएलए की अपना एक खेमा बनाएं और अन्य लोगों को अपने तरफ जोड़ें। अब 10-15 एमएलए भी उनके पास रहेंगे या नहीं रहेंगे ये पता नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो कोशिश करेगी कि वो एमएलए सस्पेंड हो जाएं, और सस्पेंड होंगे तो उसके बाद बाईपोल होंगे, बाईपोल में कितने जीत कर आए वो देखने वाली बात है। तो अब सचिन पायलट के लिए बेस्ट के सिनारियो ये होता है कि वो 20-30 एमएलए का एक खेमा बना लेते हैं, बाईपोल के बाद भी अगर वो एमएलए जीत कर आते हैं, और फिर बीजेपी के सपोर्ट से वो सरकार बना लेते राजस्थान में। तो दैट इज दी ओनली अदर वे ही कुड हैव बिकम चीफ मिनिस्टर। वो भी सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, क्योंकि मान लीजिए 2 साल के लिए सीएम बन भी जाए तो भी अगली बार बीजेपी या कांग्रेस में से किसी एक की सरकार आनी है और उनके हाथ से फिर से सत्ता जानी है। तो एज फार एज हिज ओन एम्बिशंस आर कंसर्न्ड, ऐसा लग नहीं रहा सचिन पायलट ने कोई बहुत जीतने वाली बाजी खेली है इस पूरे बगावत में। जीतने वाली बाजी तो नहीं दिखाई देती है आदित्य, लेकिन पार्टी में एक डिसइंटीग्रेशन जरूर शुरू हो चुका है। अगर लेटेस्ट खबरों की अगर हम बात करें तो 59 ऑफिस बेयरर्स ऑफ the Tonk unit of the Congress party have tendered their resignation in protest against the removal of Sachin Pilot. When we talk about sacked Rajasthan Minister Vishwendra Singh, he has only said that we retaliated only to get the party high command's attention on the manifesto promises that were not being fulfilled. अब मैनिफेस्टो प्रोमिसेस की हम जहां तक बात करते हैं, ये बयान सचिन पायलट के खेमे से काफी बार कल से आ चुका है कि ये जो कदम उठाया गया है, ये पार्टी हाईकमांड का या अशोक गहलोत का या सेंट्रल लीडरशिप का ध्यान पार्टी की प्रॉपर फंक्शनिंग पर देने के लिए ये बगावत की गई है।
लेकिन इस बात में आदित्य कितना तथ्य आपको नजर आता है, क्योंकि अगर हम राजस्थान सरकार की बात करें तो अभी 1.5 साल पुरानी सरकार है। दिसंबर 2018 में ये सरकार चुनकर आई थी, जब वसुंधरा राजे की सरकार को फिर से टॉपल करा गया था कांग्रेस के अशोक गहलोत की तरफ से। तो क्या 1.5 साल के अंदर सचिन पायलट के फैक्शन में और अशोक गहलोत के फैक्शन में इतने हद तक के डिफरेंसेस हो गए कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद वो आज अपनी ही सरकार गिराने पर उतारू हो चुके? क्योंकि 1.5 साल का ये वक्त रहा है सरकार के हाथ में, जिनमें से 4 महीने तो इनके लॉकडाउन में निकल गए हैं और बिल्कुल। कुछ महीने सेंट्रल इलेक्शन में निकल गए थे। तो ये मैनिफेस्टो के प्रोमिसेस फुलफिल नहीं हो रहे हैं। ये इस दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने से बड़े कोई आदर्शों के लिए लड़ रहे हैं। तो अब जाहिर है उसमें सचिन पायलट का खेमा कहेगा कि हाँ हम लोग मैनिफेस्टो प्रोमिसेस के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अशोक गहलोत का खेमा कहेगा कि देखिए इन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाने की जरूरत की है, तो हम इनके आइडियोलॉजिकल गद्दारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन एंड में दोनों लड़ तो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी जो विश्वेंद्र सिंह कह रहे हैं ये बिल्कुल लाजमी नहीं। विश्वेंद्र सिंह का खुद का केस बहुत अजीब है। वो ओरिजिनली बीजेपी से हैं, उनके भाई लेकिन दिगंबर सिंह वहाँ पे ये भरतपुर के इलाके के एमएलए हैं, और उनके भाई बीजेपी में रहा करते थे, इसलिए विश्वेंद्र सिंह को वहाँ जगह नहीं मिली और इसलिए विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन दिगंबर सिंह का इंतकाल हो गया, अब उन्हें बीजेपी में वापस जाने से कोई परहेज नहीं है। तो हर कोई एंड में सत्ता के लिए ही लड़ रहा है, चाहे वो सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो या विश्वेंद्र सिंह हो। सचिन पायलट की जहां तक हम बात करें तो सुबह उनका एक बयान आया था। अभी तक सचिन पायलट के खुद के पर्सनली कोई बड़ा बयान आदित्य नहीं आया है। आज सुबह उन्होंने एक ट्वीट की थी कि जब आप एक मूवमेंट को आप डिस्टर्ब जरूर कर सकते हो, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। बस ये उनका एक छोटा सा ट्वीट था। इसके अलावा जो भी बयान आ रहे हैं सचिन पायलट के करीबी नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, या वो नेता जो सचिन पायलट को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं। अब सचिन पायलट की जहां तक हम बात करें, अशोक गहलोत जी का एक बयान आया था कि ये जो भी हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी बाजी जीतती हुई नजर आ रही है। कल जब हमने बात की थी तो हमारे पास इस बात की क्लैरिटी नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें किस हद तक हाथ है। टू व्हाट एक्सटेंट डज द भारतीय जनता पार्टी इज गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन द करंट पॉलिटिकल क्राइसिस। Today there have been very different statements coming from different leaders of the Bharatiya Janata Party, which clearly shows that the party has clearly not aligned itself to grabbing power in the state. Because if we talk about one particular leader, he said that a floor test must be welcomed. Another leader said that no, we are not going to approach the governor so soon to force the Ashok Gehlot government to prove its majority on the floor. So it's clearly not a particular party line when it's coming from the Bharatiya Janata Party. But there is also a particular leader said that Om Mathur said that, you know, Sachin Pilot is free to join the Bharatiya Janata Party if he wants to. Now, how do you think the Bharatiya Janata Party is going to play its cards in such a scenario? What do you think is going to be the ideal way? Because if the Bharatiya Janata Party is not so clear about what it wants to do ahead, which clearly means that it is not confident enough of the numbers that the Sachin Pilot faction is claiming to have. Because if that was the case, Bharatiya Janata Party would have clearly gone the Madhya Pradesh way. It would have clearly gone all out to try to get as many MLAs by its side. When we speak about Madhya Pradesh and Jyotiraditya Scindia had a clear number with him where he said that he has at least 22 MLAs. But now here, neither the Pilot faction nor the Gehlot faction is clear as to how many people are supporting them. Do you think the Bharatiya Janata Party is playing a wait and watch, taking a wait and watch approach over here to see as to how the implosion of Congress itself pans out so that it can chalk out its next plan? Absolutely, sure. It does seem that the Bharatiya Janata Party is still not clear about how many MLAs are actually going to rebel along with Sachin Pilot. I think probably Sachin Pilot himself was not clear on this fact.
Probably Sachin Pilot did, this was not the timing that Sachin Pilot had planned for his rebellion. He probably would have wanted to negotiate a better deal for himself within the government and within the party. But Gehlot probably through this entire SOG operation and through by leaking it, by sort of making it public that there is a plot against his government, और जो दो बीजेपी के जो दो लोगों को अरेस्ट किया गया जिन्हें वो बीजेपी का बता रहे हैं, लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि वो बीजेपी के हैं या नहीं। तो इस ये सारे पूरे ये सारी पूरी जो सिलसिले घटनाओं का सिलसिला हुआ, इससे गहलोत ने इस रिबेलियन को प्रीएम्प्ट कर दिया। तो फिर हालात ऐसे हो गए कि पायलट के पास शायद कोई और विकल्प नहीं बचा खुली बगावत करने के अलावा। तो अभी भी क्लियर नहीं है पायलट की तरफ से कि उनके पास कितने लोग हैं। तो जब तक वो क्लियर नहीं होंगे, बीजेपी क्लियर नहीं होगी कि हम इस रिबेलियन में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। बीजेपी के तरफ से शायद गेम प्लान अब ये होगा कि अब पायलट फैसला करें कि वो निकलना चाह रहे हैं और निकलकर बीजेपी में आएंगे या निकलकर अपनी पार्टी बनाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसे एमएलएज हैं जो निकलना तो चाह रहे हैं पायलट के साथ, लेकिन बीजेपी में नहीं शामिल होना चाहते। जैसे आपने बात की टोंक के ऑफिस बेरर्स की। अब टोंक जिला जो है ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड जिला है, तकरीबन 40% वहाँ की आबादी मुस्लिम है। कई ऑफिस बेरर्स जो प्रो सचिन पायलट माने जाते हैं वो भी मुस्लिम हैं, लेकिन वो बीजेपी में शामिल होने के बारे में उनकी क्या राय होगी ये हम कह नहीं सकते। क्या वो भी पूरी तरह से बीजेपी में शामिल होंगे ये क्लियर नहीं है। तो पायलट के ऊपर ये सारे प्रेशर्स भी हैं फिलहाल। तो बीजेपी लेकिन साइड में कोशिश तो करेगी कि और ज़्यादा एमएलए पे दबाव डाला जाए। जो आईटी रेड्स उन्होंने करे कल जो हुए गहलोत के समर्थकों पे, वो भी एक प्रेशर दिखाने का तरीका था। वो एमएलएज जो फेंस सिटिंग एमएलएज उन्हें दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप इस तरफ नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ भी हो सकता है। तो एक तरफ से वेटिंग गेम भी खेलेगी बीजेपी, लेकिन खुलकर कुछ कहेगी नहीं जब तक सचिन पायलट अपने पत्ते नहीं खोलेंगे। आदित्य, एक सवाल यहाँ पर आज सुबह मुझसे काफी किसी ने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि सचिन पायलट जी की पत्नी जो है सारा पायलट, अब काफी लोगों को ये पब्लिक नॉलेज कितने हद तक है, अवेयरनेस कितने हद तक है, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन दर्शकों को बता दें कि सारा पायलट ये बहन लगती हैं उमर अब्दुल्ला जी की। उमर अब्दुल्ला जी की अगर बात करें तो उमर अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद हम सब जानते हैं कि किस तरह से अब्दुल्ला परिवार को पॉलिटिकल हाउस अरेस्ट में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रखा गया था। अब ऐसे सिनेरियो में क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट के लिए कितना वाजिब होगा भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के साथ हाथ मिलाने के लिए, जहां उनके अपने परिवार वालों को भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल तक कैदियों की तरह हाउस अरेस्ट में रखा था, और अभी कुछ ही हफ्तों पहले, कुछ ही महीनों पहले उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों को हाउस अरेस्ट से रिहा कर दिया गया है। क्या आपको लगता है ये फैक्टर किसी ना किसी हद तक सचिन पायलट की डिसीजन मेकिंग में एक की प्लेयर प्ले करेगा? देखिए ईश्वर, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थियरी तो लोग ये भी कह रहे थे जब उमर अब्दुल्ला को रिहा किया गया कि ये डील का हिस्सा है कि उमर को यहाँ रिहा करेंगे और वहां पर सचिन पायलट सरकार से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थियरी है, इसको वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है। अगर इसके बारे में कोई जानता है तो वो खुद सचिन पायलट जानते हैं और बीजेपी जानती है। लेकिन हम इसके बारे में और ज्यादा इस स्पेकुलेशन में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो पॉइंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चूंकि इनके फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ दोनों को कैद किया इतने महीनों तक हाउस अरेस्ट पर रखा जिस सरकार ने, उस बार से अगर सचिन पायलट हाथ मिलाएंगे तो उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ेगी और शायद उनके लिए इतना मुनासिब, क्योंकि ये जो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ हुआ उसको लेकर काफी एक सिंपैथी उनके तरफ है लोगों की। तो सचिन पायलट अगर बीजेपी की तरफदारी करते हुए नजर आएंगे, बीजेपी में शामिल होते नजर आएंगे, तो उनके लिए मॉरली बहुत सारे सवाल उठेंगे। और कांग्रेस भी यानी सिंधिया पर अगर इतने तंज कस रही है तो सचिन पायलट पे तो कितने ही ज्यादा तंज कसे जा सकते हैं अगर वो बीजेपी का दामन थामे। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एंगल है
जैसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रेशर भी सचिन पायलट पर होगा, इसलिए कहा जा रहा है कि उनके पास सबसे वायबल विकल्प यही है कि वो फिलहाल अपनी पार्टी बना लें और बीजेपी में खुलकर शामिल ना हो। आदित्य, आपने सिंपैथी की बात की, आपको क्या लगता है कितने हद तक ये सिंपैथी कार्ड सचिन पायलट प्ले कर पाएंगे? क्योंकि अगर हम लोगों के रिएक्शंस देखें, आम जनता के रिएक्शंस देखें, काफी डिवाइडेड है सचिन पायलट को लेकर। एक फैक्शन ऐसा है जो कहता है कि सचिन पायलट के साथ सीनियर सचिन पायलट हो या सिंधिया जी हो, इन सारे यंग लीडर्स के साथ जो कांग्रेस का ओल्ड गार्ड है वो काफी हद तक इंटरनल पॉलिटिकिंग करता है अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए। दूसरा फैक्शन ये भी कहता है कि सचिन पायलट जैसे नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने पार्टी पोजीशन से हटाकर यही एक मैसेज दिया है कि आप अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से जब चाहे पार्टी में बगावत करके आप अपनी बातें मनवा नहीं सकते हैं। इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना जरूरी है। आपको लगता है इस बीच कहीं ना कहीं सचिन पायलट वो सिंपैथी कार्ड प्ले करके कुछ चीजें, कुछ लोगों का सपोर्ट अपने फेवर में कर पाएंगे? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी के फैसले का सवाल है, उन्होंने सिंधिया के केस में तो काफी स्पष्ट कर दिया कि हम सरकार भी अपनी कुर्बान कर देंगे लेकिन बगावत बर्दाश्त नहीं करेंगे, या ब्लैकमेल जो उन्हें जिसे वो ब्लैकमेल कहते हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। तो ये वो तो कांग्रेस पार्टी का पक्ष तो बिल्कुल क्लियर है इस मामले में। रही बात सचिन पायलट की, वो मेरा ख्याल है ये सिंपैथी कार्ड तब बेहतर प्ले कर पाएंगे अगर वो अपनी पार्टी बनाए। अगर वो अपनी पार्टी बनाए तो वो कई सारे लेवल की सिंपैथी प्ले कर सकते हैं। एक लेवल की सिंपैथी ये वो एक लेवल का सिंपैथी कार्ड ये खेल सकते हैं कि एक युवा नेता के साथ नाइंसाफी हुई है, कि एक युवा जुझारू युवा नेता जो काम करना चाह रहा था अपने राज्य के लिए, उसे काम नहीं करने दिया गया, उसे इज्जत नहीं दी गई, और जो लोग इतने सालों से सत्ता पर कब्जा करके बैठे हैं वो लोग इनके सामने अड़चने डाल रहे हैं। तो ये नैरेटिव के साथ सचिन पायलट आगे बढ़ सकते हैं। और चूंकि राजस्थान में एक यंग स्टेट है, वहाँ युवा आबादी काफी ज्यादा है, तो एक एक ऐसे तबके पे वो पैन राजस्थान एक कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं, पर ये मुश्किल रास्ता है। ये इसमें आसानी से सत्ता नहीं आएगी। सचिन पायलट को कई सालों की मेहनत डालनी पड़ेगी ये अपना बेस बनाने में। अब वो राजस्थान के वो एक बहुत छोटे बिरादरी से आते हैं, गुजर बिरादरी, गुजर कम्युनिटी जो है, और वो दरअसल राजस्थान से है भी नहीं। ओरिजिनली उनकी फैमिली गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से है, लेकिन फिर भी राजस्थान उनकी कर्मभूमि रही है, उनके फादर राजेश पायलट की कर्मभूमि रही है। लेकिन सिर्फ गुजर सपोर्ट पे वो अपना पॉलिटिकल करियर एक इंडिविजुअल पार्टी नहीं बना सकते हैं। तो उन्हें एक ब्रॉडर यूथ का एक मैसेज लेकर चलना पड़ेगा। दूसरा एक एक बहुत बड़ा सचिन पायलट के लिए ऑब्स्टिकल है, वो है रीजन वाइज। जैसे ही हम राजस्थान में पश्चिम के इलाकों में जाते हैं, हम जोधपुर पार करें, बाड़मेर, जैसलमेर, फिर हम नीचे दक्षिण की तरफ पाली है और झालावाड़ है, तो ये सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ सचिन पायलट की बहुत ज्यादा प्रेजेंस नहीं है। उनका जो मेन बेस है वो यही टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, इन इलाकों में, जो राजस्थान का साउथ ईस्ट इलाका है, दक्षिण पूर्वी इलाका है, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर उनका ज्यादा बेस है। तो सचिन पायलट को अपना बेस एक्सपैंड करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर वो एक अलग पार्टी बनाते हैं तो। Well, Aditya, for now it looks like both the factions in the Congress, be it the Sachin Pilot faction or be it the Ashok Gehlot faction, both are walking on a very tight rope when it comes to saving either of their reputations and the Rajasthan government as a whole. Today's updates, today's developments in the Rajasthan politics have been very, very significant. To remind our viewers, Sachin Pilot has been sacked as the Deputy Chief Minister of Rajasthan. He has been sacked from the position of the party state chief, but he has not yet been sacked from the party. Now, it remains to be seen what Sachin Pilot's next move is going to be, whether he is going to resign from the party. Is he going to stay in the party or no? Is he going to join the Bharatiya Janata Party? Is he going to float his own party?
According to sources, a press conference was supposed to happen today evening, but that has been postponed reportedly to tomorrow morning. Now it remains to be seen what Sachin Pilot's next move and his own statement is, because there has been no concrete clearance from Sachin Pilot himself. Whatever statements have been coming from his supporters and the ministers and MLAs who are openly supporting him. Yesterday night, Sachin Pilot's office also went to the extent of releasing a video in which several of his supporting MLAs can be seen sitting in what looks like a resort. So both factions are making it pretty clear to the people and to the media that they have their positions strong as they claim to be. But if other reports are to be considered, the party is clearly disintegrating within the state of Rajasthan. The Tonk unit of Congress has completely disintegrated after 59 of its office bearers have resigned in protest against the sacking of Sachin Pilot. Is this going to be a ripple effect across the state, which will eventually lead to the downfall of the Ashok Gehlot government? Or is the party high command going to figure out a way to somehow convince Sachin Pilot to stay in the party and look for ways of reconciliation? The chances after him being officially and publicly sacked from his positions, of which look to be very, very thin. So how is it going to pan out? We are going to track all those updates continuously on the Quint and Quint Hindi's website. Do get all the updates on the Quint's Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, and Instagram, and of course, the Quint and Quint Hindi's website. Till then, we will be getting you live updates on our live blog that we are running on both Quint and Quint Hindi, minute by minute analysis, along with the Quint's editors and myself. We will be coming back to you soon with more developments. Till then, I would like to thank Aditya for joining on this chat with your insights. I'm sure whatever is going to happen will be clearer soon, क्योंकि 7:30 बजे MLAs की और अशोक गहलोत फैक्शन की मीटिंग है अशोक गहलोत के रेसिडेंस पर, तो उसके बाद शायद कुछ बयान आए और चीजें और क्लियर हो जाएं. So we will be coming to you with all those updates. Till then, stay tuned to the Quint and Quint Hindi. Thank you. Namaskar.